हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता है कि आज हमारा क्लास 8 की एनसीईआरटी है और चैप्टर 8 का आज लास्ट है हमारा, क्योंकि हमने इसमें यहाँ तक पढ़ लिया था। ये देखिए, असहयोग आंदोलन, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक पढ़ ली थी और ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, 22 पेजेस में था, तो इसलिए मैंने सोचा था कि इसको आज कंप्लीट करा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये आज कंप्लीट हो जाएगा। एंड कल से मैंने सोचा है कि अलग अलग जो है सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, एसएसटी का भी, इन सभी का हम पीवाईक्यू भी करेंगे। और पॉलिटी तो आपका चलेगा ही, पॉलिटी भी आपका 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर क्लास 8 के सारे चैप्टर्स। तो आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपको जो है असहयोग आंदोलन के बारे, असहयोग कह रही हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, नमक जो है जिसके लिए नमक आंदोलन हुआ था वो पढ़ना है हमें, किस तरीके से जो हमारा भारत है उसका विभाजन हो गया था, ये सारी चीज़ें बहुत बार पूछी गई हैं। कैबिनेट मिशन हो गया, साइमन कमीशन हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर अगर कोई स्किप कर देगा तो वो एक मेजर जो एसएसटी का मार्क्स है ना वो खो देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग पढ़ पढ़ के इतना परेशान हो जाते हैं और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को ही स्किप कर देते हैं। तो मेरा आप सभी को सजेशन है, भले से आप 6-7 क्लास की कोई चैप्टर्स मिस कर दो, बट ये मत करना, इसको एक से दो बार देखो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ। एंड मैं भी इस चैप्टर पे आप सभी के लिए शॉर्ट में कुछ जो है नोट्स बनाकर लेकर आऊँगी, सो दैट आपको हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस 300 लोग लाइक करते हैं, मैं चाहती हूँ कि 500 लोग लाइक्स कर दें आज। एंड अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो दिल से शुक्रिया, ना भी करें तो कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, हमको पढ़ना है 1922 से 1929 की घटना, क्योंकि आपको पता है कि चौरी चौरा की जो घटना हुई थी वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है एंड इसका रीज़न पूछा जाता है कि आखिर में ये ऐसा क्यों हुआ था। देखिए, महात्मा गांधी जी तो वैसे भी हिंसक के विरुद्ध थे, और इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने, क्या हुआ ना कि जो चौरी चौरा की जो घटना है मैं आपको समझा देती हूँ कि किसान जो थे उनकी एक बहुत बड़ी भीड़ थी। उन्होंने क्या किया ना कि चौरी चौरा का जो पुलिस थाना था उस पर हमला कर दिया, उसको जला दिया। अब जैसे ही गांधी जी को ये बात पता चली, वो बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि वो तो इसके खिलाफ थे। उन्होंने तुरंत, उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसको वापस ले लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एक किसानों की भीड़ ने जिस थाने को जलाया था ना, उसमें 22 पुलिस मारे गए थे। कितने? 22। बट किसान ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि जो पुलिस था ना, उन्होंने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। तो इस वजह से उन किसानों में बहुत गुस्सा था, तो उन्होंने पुलिस थाना ही जला दिया। उसके बाद तो ये डेट याद रखना है, हमेशा पूछता है। चौरी चौरा जो है घटना गोरखपुर के पास है, आप जानते ही हैं कब हुआ था। तो 4 फरवरी 1922 को। 4 ना भी याद रखो, बट 1922 याद रखना। उसके बाद से आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने, और उसके बाद से ये लोग रचनात्मक कार्य पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन सभी ने क्या किया, दलील दी कि पार्टी को परिषद चुनाव में भी हिस्सा लेना चाहिए, परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। और इस तरीके से इन लोगों ने सोचा कि हमें भी जो है व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनादर फैलाने में काफ़ी मदद मिली। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा, 1930 में शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और ये आप सभी के सामने है चित्तरंजन दास जी, जो कि पूर्वी बंगाल में एक वकील थे, और ये काफ़ी एक्टिव रहे हैं असहयोग आंदोलन के समय। चलिए, तो 1930 में हुआ हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, नोट कर लेना। उसके बाद से जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 20 के दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर ये काफ़ी इनकी सोच में काफ़ी फर्क रहा है। और अपने, ठीक है, उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी एक्टिव थे। एंड इस दशक के आखिर में जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने क्या किया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो 1929 में। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और ये क्वेश्चन पूछता है कि हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया। तो इसी प्रस्ताव के आधार पर हमने 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, 1947 भी ऑप्शन में रहता है और लोग इसको टिक कर देते हैं, बट ये पूछा है पहली बार इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, गो ब्लैक, साइमन गो ब्लैक का नारा चल रहा है। आखिर में ये क्यों प्रदर्शन चल रहा है? तो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है। देखिए क्या हुआ कि 1927 में
पूछता है साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो 1927 में। 1927 में क्या हुआ ना कि इंग्लैंड में जो ब्रिटिश सरकार है उसने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग को भारत भेजा। अब ये आयोग क्यों आई थी? भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने। अब बताओ, भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने आ रही है और इसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि ही नहीं था। इसी वजह से लोगों ने इसका बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और लोगों ने यहीं पर नारा लगाया था, साइमन वापस जाओ। तो रीज़न याद रखना, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कब आया था, तो 1927 में। चलिए, अब ये हमारे यहाँ से भगत सिंह, इनसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। आपको पता ही है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, ये सभी लोग जो है औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मतलब एक क्रांति चाहते थे। और इसको पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, 1928 में दिल्ली स्थित जो फिरोजशाह कोटला मैदान में, वहाँ पर HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना की। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। किसने किया था? इन तीनों लोगों ने मिलकर किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इसकी स्थापना क्यों हुई थी? तो इसकी स्थापना लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज से, उसका बदला लेने के लिए भी एक तरीके से। आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन से क्रांतिकारी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज से, तो वो लाठी की वजह से, लगने की वजह से, तो वो थे लाला लाजपत राय। इनकी मृत्यु का बदला लिए थे ये लोग। इन लोगों ने क्या किया, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले, और ये लाठीचार्ज किसने किया था? सैंडर्स ने किया था। तो इन लोगों ने इसको मार के, मतलब इस अफसर की हत्या कर दी। इस तरीके से इन लोगों ने बदला ले लिया। किसका लिया? लाला लाजपत राय की मृत्यु का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब इन लोगों को फांसी भी दी गई है, वो भी आपको याद रखना है। अपने साथी राष्ट्रवादी जो बटुकेश्वर नाथ दत्त थे, BK दत्त, इनके साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को, यहाँ पर देखिए, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि भगत सिंह ने किसके साथ मिलकर बम फेंका था, तो BK दत्त के साथ 1929 में। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना है। मतलब वो अवगत कराना चाहते हैं कि देखो कितना हमारा शोषण हो रहा है। एंड भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, और इसी 23 मार्च को हम शहीद दिवस इन्हीं की याद में मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और उसमें भगत सिंह की आयु केवल 23 थी। इन लोगों को फांसी वाला जो ये डेट है ना, कई बार पूछा हुआ है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, 23 मार्च 1931, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से दांडी यात्रा स्टार्ट होती है गांधी जी के द्वारा। पूर्ण स्वराज आपको पता है आने ही वाला था, और लोग लड़ाई में उतरने ही वाले थे। तभी 1930 में गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि हम लोग नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा करेंगे। उस समय आपको पता है कि नमक का उत्पादन हो गया, चाहे बिक्री है, उस पर सरकार कंट्रोल करती थी। इन लोगों को यूज़ करने का मौका नहीं मिलता था। और महात्मा गांधी और अन्य लोगों का ये कहना था कि देखो, तुम लोग नमक पे टैक्स वसूल रहे हो, ये पाप है, क्योंकि यही तो है हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा। ठीक है, बेसिक नीड है, और इसी पे कंट्रोल किए हो। इस वजह से इन्होंने क्या आंदोलन स्टार्ट कर दिया। अब इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधी जी और उनके अनुयायी कहाँ से स्टार्ट किए थे, तो साबरमती से ये लोग स्टार्ट किए। 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए, और वहाँ पर उन्होंने नमक को, देखो, हाथ में उठाकर नमक कानून का, नमक जो सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ होती है। मतलब ये 6 अप्रैल 1930 को ही इन लोगों ने नमक को हाथ में उठाकर जो है उल्लंघन किया। तो ये आपको याद रखना है। दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो साबरमती आश्रम से। चलिए, 6 अप्रैल 1930 को याद रखना, दांडी पहुंचते हैं साबरमती से। जब ये दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को, वहाँ पर नमक उठाकर इसका उल्लंघन करते हैं। चलिए, इसके बाद से इन्होंने पानी में उबाल कर भी नमक बनाया, और यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हो। और इस आंदोलन में सभी लोगों ने हिस्सा लिया था। आदिवासी और महिलाओं ने भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघर्ष ने पर्चा भी प्रकाशित किया, और सरकार ने फिर से इसको कुचलने का प्रयास किया था, और बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया कि तुमने क्यों उल्लंघन किया है। ये महात्मा गांधी जी के साथ ये आपको सरोजनी नायडू जी दिख रही होंगी। इनसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1925 का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें ये पहली महिला बनी थी। भारतीय, याद रखिएगा, भारतीय महिला थी, पहली। और अगर बस पहली महिला पूछेगा तो वो एनी बेसेंट थी। तो इसलिए ये आपको लाइन याद रखना है, ये कई बार पूछा हुआ है।
अब देखो ये नमक आंदोलन स्टार्ट हुआ, उसके बाद से क्या हुआ, भारतीय जनता के झांसा जो है साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन पूछता है प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस एक्ट के थ्रू किया गया, तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे और इसके परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में से कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद से क्या हुआ, प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। ठीक है, और हिटलर के प्रति जो है आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस ने भी बोला कि हम भी युद्ध में आपकी हेल्प करेंगे। बट वो चाहते थे, बट भारतीय क्या चाहते थे, जो कांग्रेस थे वो चाहते थे कि मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा, बट युद्ध के बदले, युद्ध के बाद में हमको हमारा भारत स्वतंत्र कर देना, जिसको अंग्रेजों ने नहीं माना। एंड फिर कांग्रेसी सरकारों ने कहा ठीक है, फिर हम शामिल नहीं होंगे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या है, संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना, यह है प्रांतीय स्वायत्तता। फिर अब स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन। कब स्टार्ट होता है, अगस्त 1942 में। याद रखना है डेट, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन, इनके डेट आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूछा जाता है। अब क्या हुआ कि जब ब्रिटिश ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया कि हम नहीं स्वतंत्र करेंगे, तो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ इन लोगों ने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, अब हमारा एक नया आंदोलन होना चाहिए, और वही आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें इन्होंने आह्वान किया करो या मरो। क्वेश्चन पूछता है करो या मरो का नारा किसने दिया है, महात्मा गांधी जी ने इसी में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। उसके बाद से गांधी जी, जैसे इन लोगों ने ये आंदोलन स्टार्ट किया ना, गांधी जी के साथ साथ जो अन्य नेता थे उन सभी को जेल में डाल दिया गया। बट फिर भी ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फिर इसका मोर्चा संभाल लिया किसान और युवा ने कि चलो ठीक है गांधी जी गए, बट हम लोग अब इसका जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों ने भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और इस आंदोलन में कूद पड़े। बहुत सारे लोगों ने जो है लोग इसमें शामिल हो गए। फिर सरकार ने वही किया, सभी को ज़बरदस्ती इसको बर्बर दमन का रास्ता अपनाया और 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। 1,000 लोग को इसने पुलिस जो है उसने गोली मार दी। बहुत सारे इलाकों में तो हवाई जहाज़ से भी गोलियां बरसाई गई। परंतु लास्ट में ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने के लिए जो है मजबूर किया गया। तो ये इस तरीके से असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। जैसे ही स्टार्ट होता है, पहले ही गांधी जी को जेल में डाल देते हैं और भी इनके साथी थे। अब ये हमारे सुभाष चंद्र बोस, इनसे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि इन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था, संबोधित किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन से नेता थे जिन्होंने राष्ट्रपिता कहा था, तो वो है सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने इनसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन किसने किया था, जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी आयन बोलते हैं, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो बस मैं तो यही बोलूँगी कि 2 लाइन याद रख लो। एक तो राष्ट्रपिता वाला, देखो जो पूछा गया है वही मैं आपको जानबूझ के बताती हूँ, क्योंकि और भी चीज़ें हैं बहुत, इतना याद भी नहीं कर पाओगे और ना ही इतना पूछा जाएगा। ठीक है, आएगा तो 40 ही क्वेश्चन। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा था एंड मतलब गांधी जी का सम्मान करते थे एंड इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। बस दैट्स इट, और कुछ इसमें आपको याद नहीं करना है। अब आपने देखा कि घुटने तो इन्होंने टेका, बट यहाँ से हमारा स्वतंत्रता और विभाजन की एक नई कहानी स्टार्ट हो गई, मतलब भारत का विभाजन जो कि पाकिस्तान। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की और ये प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, बट ये स्वतंत्र राज्य की मांग हुई थी। 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगा था, 1930 से ही। तो इस विचार तक पहुंचने में 20-30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच में तनाव भी पैदा होने लगे। अब पहले मैं ये कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद से ये बीच का भी बताऊंगी। तनाव का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहा। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं एंड इनको मतलब लोकतांत्रिक संरचना में एक गौड़ भूमिका निभानी पड़ेगी। किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौड़ भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। एंड 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से डिफरेंसेस और बढ़ गए। फिर 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग का अपना एक सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की।
40 के दशक के स्टार्टिंग में ही कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे और उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किया, क्योंकि सभी लोग, मोस्टली लोग तो जेल में ही थे। फिर 1945 में विश्व युद्ध भी खत्म हुआ और अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी कि चलो ठीक है, विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, अब स्वतंत्रता की बात करते हैं। बट ये सफल नहीं हो पाया, क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, ठीक है। और कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। फिर क्या हुआ, 1946 में दोबारा से प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को भी सफलता मिली। मतलब ऐसा नहीं है, कांग्रेस को भी मिला था, मुसलमानों को भी मिला था। फिर लीग ने यहाँ से किया पाकिस्तान की मांग, ठीक है। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन किया और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ को भारत भेजा। फिर इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि देखो, भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्ता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन जो है वो असंभावी था, क्योंकि ये लोग सहमत ही नहीं हो रहे थे। और फिर इसके बाद से स्टोरी वही होती है कि फिर से एक बहुत बड़ी हिंसा जो है सामने आती है, जिसके बाद से ही भारत का विभाजन कर दिया जाता है। क्योंकि बंगाल में आपने देखा होगा, ये इस यहाँ पर डिटेल में नहीं लिखा है, बट आगे के चैप्टर्स में आप देखेंगे, मतलब कि 9th-10th में, कि जब विभाजन नहीं हो रहा था उसका एक बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा बंगाल में। चाहे महिलाओं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, जिसकी वजह से बाद में कहा गया कि ठीक है, इसका विभाजन ही कर देते हैं। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। सोचिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए कहा कि हम आंदोलन करेंगे। उसके बाद से 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान भी किया गया। यही क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अगस्त 1946 को। इसी दिन कलकत्ता में, बंगाल में कलकत्ता में जो है दंगे भड़क उठे, जो कई दिनों तक चलते रहे। इसमें हजारों लोग मारे गए थे। फिर उसके बाद से हुआ कि 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा काफ़ी फैल गई थी, क्योंकि इनको चाहिए था पाकिस्तान एक अलग, मतलब पाकिस्तान की मांग कर रहे थे और उसको लोग एक्सेप्ट नहीं किए। इसी वजह से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। अब इतने सारे लोग मारे गए क्योंकि इन लोगों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया था पाकिस्तान की मांग में। असंख्य महिलाओं को भी काफ़ी अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोग जो अपने घर छोड़कर भाग गए, उनको दूसरे जगह पे रहना पड़ा। फिर इस विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शकल सूरत ही, इसी के बाद से भारत का विभाजन कर दिया गया, भारत और एक पाकिस्तान। एंड आप जानते हैं तब से क्या माहौल है, और इस तरीके से एक नए देश का जन्म होता है, पाकिस्तान। और इसी तरीके से ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। तो इसमें आपने देखा कि किस तरीके से जब इनकी मांग को एक्सेप्ट नहीं किया तो इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो मैंने करा दिया है, बट इसके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि अलग से यहाँ पर लिखा हुआ है और ये पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखिए, हाँ देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे श्री राजगोपालाचारी। बहुत बार इसको पूछा गया है। एंड आपने देखा कि जब नमक आंदोलन महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था दांडी तक, तो नमक सत्याग्रह एक जगह और चल रहा था। क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण में नमक सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया, तो वो थे श्री राजगोपालाचारी। और ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। इनको लोग राजा जी के नाम से जानते थे। तो क्वेश्चन पूछे, कुछ भी यहाँ से पूछे, आप यहाँ से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें अलग से लिखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आप जानते ही हो। ये गुजरात के गरीब किसान व्यवसाय परिवार के थे और 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले, मतलब ये 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये है फोटो किसकी, देखिए, ये है मोहम्मद अली जिन्ना की। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी और 1934 के बाद उसने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। तो ये था महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, सितंबर 1944 का ये फोटो है।
ठीक है। उसके बाद से ये भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, गांधी जी के साथ हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, और ये सीमांत गांधी जी के नाम से भी इनको जाना जाता है। गफ्फार खान को बादशाह खान के भी नाम से जानते हैं। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। कई बार पूछा गया है कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन हैं, तो वो हैं खान गफ्फार खान, ठीक है, जिनको बादशाह खान के नाम से जानते हैं। बस इतना ही याद रखो क्योंकि यही 2 लाइन पूछी हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको जितना बोला है ना नोट करने के लिए, एटलीस्ट उतना तो नोट कर ही लो क्योंकि उतना पूछा हुआ है, तभी मैं आपको वो चीज़ें बार बार बताती हूँ। बाकी इसमें कुछ भी अब नहीं है जो कि मैंने ना बताया हो। तो ये हमारी आज की क्लास है, और ये हमारी लास्ट क्लास नहीं है क्योंकि इसके बाद आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि इसके बाद आप क्या चाहते हो। मैं सोच रही हूँ कि 15 दिसंबर के बाद से मैं NCERT 6, 7, 8 फिर से शॉर्ट में सब कुछ नोट कर करके आप सभी को अपने चैनल से प्रोवाइड कराती जाऊँ, सो दैट आपका SST का रिवीजन हो जाए। एंड मैं साथ में ये भी चाहती हूँ कि अलग अलग सब्जेक्ट्स का हम PYQ भी करते जाएं, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप सीटेट पास नहीं कर सकते हो, ये रियलिटी है। आपने पूरा NCERT पढ़ लिया, अगर आपने PYQ नहीं किया ना तो पेपर नहीं निकलेगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बिना PYQ के आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप सजेशन दीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स का मैं चाहती हूँ PYQ भी कराऊँ, एंड पॉलिटी चलेगा, 1 हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा, एंड NCERT का रिवीजन भी मैं ये चाहती हूँ। बाकी आप मुझे बताना, आप सभी के कमेंट्स मैं देखती हूँ। एंड जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, एटलीस्ट आज तो कर दो क्योंकि आज हमारा लास्ट NCERT का चैप्टर 8 है, और इसके बाद से हम फिर से स्टार्टिंग से ही सब कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।